Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So today in this lecture we are going to discuss chapter 5 that is money. इसका हम one shot video cover करने वाले हैं इस class में. So this is a very interesting chapter और कुछ topics इसमें important रहते हैं जो हम पूरा discuss करेंगे. Basically हम इसमें पूरा chapter discuss करने वाले हैं. One shot video रहने वाला है और मैंने वन शॉट वीडियो सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो डाला हुआ है. बहुत सारे चैप्टर्स में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. थोड़े 2 3 4 चैप्टर्स में रह रहे हैं जो छोटे छोटे चैप्टर से मनी हुआ, बैंकिंग और हमारा एक चैप्टर रहता है नेशनल इनकम इसमें रहता है और एक रहता है फॉरेन एक्सचेंज. ये 4 चैप्टर हमारे इसमें भी रह रहे हैं. अदरवाइज मैंने इसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए. जिसने भी तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर मेरे चेक कर सकते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है और साथ ही साथ में इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी सो दैट आप जाकर चेक कर सकते हैं. एंड यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब जिससे आपके पास ये मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें. साथ ही साथ मैंने एक वीडियो भी स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना हो अपने बोर्ड एग्जाम में. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बेसिकली डाले हुए हैं उसमें. बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी. आप विजिट करो मेरे चैनल पर सो दैट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट व्हाट इज़ मनी, राइट? सो बेसिकली मनी क्या होता है, चैप्टर 5 हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मनी. सो मनी क्या है? समथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई किसी भी चीज़ को जब हम एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कुछ भी हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ हम एज अ कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मनी. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इंडिया की बात करें. इंडिया में हम रुपीज़ को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. कोई भी हम चीज़ गुड्स को सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं उसमें एक कॉमन मीडियम है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, राइट? जैसे रुपीज़ हुआ. सेम ऐसे ही यूएसए में हम डॉलर्स को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह. तो ये सब क्या है? मनी है. तो एक छोटी सी डेफिनेशन है मनी क्या है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? अब अगर हम बात करें इवेल्युएशन की कि मनी का इवेल्युएशन कैसे हुआ, कैसे मनी जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले क्या थी, अब क्या हुई है, ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या थी, तो वो सब चीज़ें. तो पहले क्या था, सबसे स्टार्टिंग में हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सा सिस्टम चलता था? दैट इज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. आपने भी मैंने तो ये वाला एक्सपीरियंस किया है बार्टर सिस्टम, जहाँ पर हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स को मतलब एक दूसरे को गुड्स के बदले गुड्स ही देते थे, राइट? वहाँ पर कोई भी मनी का इवोल्यूशन नहीं था. मनी को हम एज अ यूज़ नहीं करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह. यहाँ पर हम जैसे सपोज गांव में तो कोई के गांव में तो अभी भी यूज़ होता है. कहीं कहीं जगह पर हम बोल सकते हैं कि गुड्स के बदले गुड्स को हम यूज़ करें. जैसे आपने किसी शॉपकीपर को जाकर अपने जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स मतलब गेहूँ दिए और उसके बदले में हमने टॉफ़ी चॉकलेट्स ले ली. तो वहाँ पर क्या है? गुड्स के एक्सचेंज में हम गुड्स को यूज़ कर रहे हैं. हम वहाँ पर कोई भी मनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो पहले ये सिस्टम चलता था, राइट? जिसको हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं. सेम उसके बाद क्या है? गोल्ड ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. फिर ब्रिटिशर्स के टाइम में, राजा महाराजों के जब हमारा टाइम था, पूरा मुगल्स का टाइम था, तब कौन से कॉइन्स चलते थे? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए थे उस टाइम पर, राइट? तो फिर वो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स इवेलुएट हुए. उसके अकॉर्डिंगली हम क्या मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी हम चीज़ें मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम कौन से कॉइन का यूज़ करते थे उस टाइम पर? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था. देन उसके बाद किसका इवोल्यूशन हो? जो हम अब भी यूज़ करते हैं, पेपर मनी जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल. जो अलॉय मेटल के कॉइन्स हैं, अलॉय मेटल ब्रास हुआ, स्टील हुआ, इन सब के मेटल्स के जो भी कॉइन है जो अब भी हम यूज़ करते हैं दैट विल कम अंडर द कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल. तो ये चीज़ फिर पेपर मनी आया. और अभी हम रिसेंटली जो यूज़ कर रहे हैं, पेपर मनी तो हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अब क्या है? प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हुए, ई वैलेट्स हुए. ई मनी जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी है करंट एज में जो हम यूज़ कर रहे हैं. डेबिट क्रेडिट कार्ड वो प्लास्टिक मनी हुआ. ई वैलेट्स लाइक पेटीएम, मोबिक, ये सब किस में आएंगे? हमारे ई मनी में, जो अभी इसका इवोल्यूशन हुआ है. तो इस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है मनी का. पहले बार्टर सिस्टम था जहाँ पर गुड्स एक्सचेंज होते थे गुड्स के बदले. फिर कॉइन्स आए गोल्ड और सिल्वर के. फिर पेपर मनी का इवोल्यूशन हुआ. कॉइन्स आए अलॉय मेटल्स के. फिर प्लास्टिक मनी जो हम अभी करंट एज में यूज़ करते हैं. तो इस टाइप से मनी का पूरा इवोल्यूशन हुआ था, राइट? तो ये था पूरा मनी का टॉपिक.
कि मनी है क्या, कैसे इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी। अब बेसिकली मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, अगर हम बात करें जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बेसिक फंक्शन दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करता है, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ों को हमें एक्सचेंज करना है तो उसका जो मीडियम है वो कौन है, रुपीज़। ये जब जैसे इंडिया में हम रुपीज़ की बात करते हैं, रुपीज़ के बदले हमें कोई चीज़ मिलेगी और हम चीज़ को एक्सचेंज करेंगे। तो बेसिक जो फंक्शन है मनी का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी चीज़ को एक्सचेंज कराना तो उसका जो मीडियम है वो कौन है, रुपीज़, और वी कैन से मनी, राइट। तो बेसिक फंक्शन। नेक्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मनी को की जो वैल्यू है स्टोरेबल है। हम मनी को स्टोर करके रख दो तो तुम्हारी खराब तो नहीं होगी, वैल्यू जो है इसकी उतनी ही रहेगी, कम भी नहीं होगी। मनी कैन बी स्टोर्ड, कमोडिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स को एक एक्सचेंज में गुड्स मिलते थे। एक ने अपने गेहूं दिए, दूसरे को उसके बदले क्या मिल रहा है, टॉफी मिल रही है, चॉकलेट मिल रही है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी मिल सकता है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको चाहिए हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स ही दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मनी का इवोल्यूशन नहीं है। तो हम गुड्स को, चॉकलेट, टॉफ़ी और वी कैन से ग्रेन्स हुए, फ्रूट्स हुए, उनको हम कब तक स्टोर करके रख सकते, नहीं रख सकते। तो कमोडिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है, राइट, खराब हो जाएंगे। लेकिन मनी का तो ऐसा नहीं है कि मनी को हम स्टोर करके रखा तो वो खराब हो जाएगी। तो मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, मनी कैन बी स्टोर बट कमोडिटी कैन नॉट बी स्टोर। कमोडिटी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो ये बेसिक सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इज दैट वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ईजिली इन रुपीज। हम गुड्स की वैल्यू को ईजिली रुपीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। कि मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू हमें एक्सप्रेस करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो पेन है ये कितने रुपीज़ का है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लिया कोई हॉर्स, हॉर्स के बदले मुझे कार चाहिए। अब मुझे क्या पता उस हॉर्स की वैल्यू क्या है, फिर हॉर्स के बदले मुझे चेयर चाहिए। अब नहीं पता उस चेयर की वैल्यू क्या है, हॉर्स की वैल्यू क्या है, हमें हॉर्स के बदले में चेयर देनी पड़ती है। अब चेयर तो फिर भी सस्ती होगी और हॉर्स थोड़ा महंगा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक्सप्रेस नहीं है किसी भी टर्म में, राइट। तो ये आगे ड्रॉबैक्स भी आएंगे। तो अभी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फंक्शंस में क्या है कि गुड्स की वैल्यू को हम रुपीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये एक पेन कितने का है, 3 रुपीज़ का है, 4 या 5 रुपीज़ का है। कोई प्रोडक्ट हुआ वो कितने रुपीज़ का है। तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को, किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम रुपीज़ में ईजिली बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे, व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट, राइट। तो डेफर्ड पेमेंट क्या है, फ्यूचर पेमेंट। कि मनी को हम एज अ फ्यूचर पेमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक नेक्स्ट फंक्शन है कि मनी को हम फ्यूचर पेमेंट की तरह यूज़ भी करते हैं कि आज हमने कोई चीज़ ली है और हम उसको 10 दिन 15 दिन में उसको मतलब रिटर्न कर देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया है तो वो लोन वाली चीज़ें ले रहे हो आप, कि हमने उधार किसी से लिया है तो वो आप कैसे ले सकते हो कि आज हमने कोई प्रोडक्ट उठाया और हम उसके आगे 1 हफ्ते में उसका पैसे वापस करेंगे। तो वो फ्यूचर पेमेंट हम कर रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं। तो वो सब किसके अंदर आ सकता है, वो भी क्या है, मनी का फंक्शन है। आप गुड्स में तो ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैंने गुड्स लिया, बदले में मैं तुम्हें 4 दिन बाद ये वाला गुड्स दूंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, डेफर्ड पेमेंट की जो चीज़ें हैं, फ्यूचर पेमेंट्स जो होता है वो सिर्फ मनी में ही होता है। कि मैं बदले में तुम्हें कितने गेहूँ दूँ, कि मैंने आज तुम्हारी काऊ ली है सपोज, तो मैं बदलों में मैं तुम्हें और 10 दिन में कितने गेहूँ दूँ, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैंने 10 लेबर हायर करी हैं और 10 लेबर से मैंने वर्क कराया, तो उन 10 लेबर को कितना पेमेंट, कितना रुपीज़ तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उनको कितना पैसा दिया जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं पता वो, क्योंकि यहाँ पे मनी तो कुछ है ही नहीं, मनी की टर्म्स तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनता है। ये फर्दर जाके ड्रॉबैक्स ही बनेंगे जो फंक्शंस हैं हमारे मनी के, राइट। तो ये क्या है, डेफर्ड पेमेंट, कि हम मनी को डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं, फ्यूचर पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं कि आज हमने कुछ काम किया, फ्यूचर में उसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सेम हमें पता है क्या है, गुड्स पर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहाँ पर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं गुड्स के बदले गुड्स खरीदे जा रहे हैं। जैसे सपोज ए और बी दो पर्सन है, ए ने बी से क्या लिया, राइस, और बी ने उसके बदले में क्या दिया, वीट। तो यहाँ पर ए ने बी से राइस लिया, राइस लेकर बी ने ए को क्या देते हैं, वीट। यहाँ पर सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मनी नहीं है। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और ऐसी टाइप की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, C2C इकोनॉमी। सी रेफर्स टू कमोडिटी, जहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, यहाँ पर कुछ भी मनी का यूज नहीं होता है, राइट। तो मेन फीचर जो है बार्टर सिस्टम का दैट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स।
डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज द मेन फीचर, और यही एक ड्रॉबैक बनता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब क्या है ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? इसका मतलब है बेसिकली हमने क्या देखा, ए को बी से क्या चाहिए, राइस, ए ने बी को क्या दिया, राइस। अब हो सकता है कि राइस बी को नहीं चाहिए हो, या फिर ए ने बी को राइस दे दिया और बी ए को क्या दे रहा, वीट दे रहा। हो सकता है ए को वीट नहीं चाहिए हो। तो अब जब बार्टर सिस्टम होता है तो ए और बी दो पर्सन है, अगर सपोज ए के पास शूज हैं, ए के पास शूज हैं और बी के पास वीट है, राइट। तो अब हमें ऐसा बंदा कोई ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे तो क्या मिल जाए, वीट मिल जाए, और ये अपने उसे शूज दे दे, और उस बी को भी शूज की जरूरत हो। तो हमें ऐसा बंदा कोई ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का ड्रॉबैक आता है कि अब पूरी इकोनॉमी में ये बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको मुझसे शूज चाहिए और मुझे उससे बदले में वीट मिल जाए। अब ये वाला सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसमें भी तो बहुत लिमिटेशन, ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं, लिमिटेशन है कि हमें वो बंदा ज़रूरी है मिल जाए। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि मतलब जो वांट्स है हमारी वो एक्चुअल में फुलफिल हो रही है कि मुझे शूज़ मेरे पास शूज़ है, मैं उसको शूज़ दे रहा हूँ, बदले में उससे मुझे वीट ही मिले। हो सकता है इसके पास इसको शूज़ की ज़रूरत ना हो, या फिर हो सकता है इसके पास राइस हो, तो मुझे कोई वीट वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास, जिसे शूज़ की भी ज़रूरत हो और उसके पास वीट हो जो मुझे वापस मिल जाए। तो ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट करती है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें वो वाला पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो जिनकी दोनों की सेटिस्फैक्शन एक तरीके से वो फुलफिल हो रही हो, ए को बी से जो चाहिए और बी को ए से जो चाहिए वो फुलफिल हो रहा हो। तो ये एक ड्रॉबैक क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, राइट। नेक्स्ट इज नो स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू थी, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कमोडिटी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। कमोडिटी कोई भी स्टोर वैल्यू नहीं होती, क्यों? अब जब हम कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएगा, अगर हम कमोडिटी को स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि कमोडिटी कब तक एक स्टोर करके रख सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब जो जल्दी खराब हो सकते हैं, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुई। तो हम तो ये एक ड्रॉबैक है कि हम कमोडिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते, इनकी कोई स्टोर वैल्यू नहीं है, राइट। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि मनी में जो फंक्शन था कि मनी की जो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है दैट इज रुपीज़। इंडिया की अगर हम बात करें तो रुपीज़ है, फॉरेन की बात करें डॉलर है। ऐसे ही बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती है। ऐसे हमने देखा कि चेयर और हॉर्स का एग्जांपल लिया कि चेयर कितने की है, हम चेयर के बदले हॉर्स दे रहे हैं। अब हॉर्स की वैल्यू क्या है और चेयर की वैल्यू क्या है, हमें तो नहीं पता। चेयर की वैल्यू तो फिर भी कम होगी, हॉर्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है कि ये कि इस वैल्यू पे हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लें। अब जब रुपीज़ से तो क्या था, ये सपोज 5,000 की थी और हॉर्स हमारा 50,000 का, तो हम इस पर देख सकते थे कि ये एक कॉमन यूनिट है जिस पर हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे तो हम इसके बदले ये ले रहे हैं, कोई कॉमन यूनिट है ही नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट होता है कि कॉमन यूनिट नहीं है वैल्यू की जिसके बदले हम एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट, फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी कि अब जैसे मैंने लेबर हायरिंग देखा था कि हमने सपोज 10 लेबर को हायर किया है। अब उन 10 लेबर को हायर करने पे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, 10 लेबर हायर करिए और एक लेबर को हम 10,000 दे दें, तो 10 लेबर को हम 1,00,000 रुपये दे देंगे, राइट। कि हमने एक लेबर की वैल्यू रख दी है कि उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, जितना वो काम करेंगे 10,000 रुपये की सैलरी है। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे क्या होता था, हम एक लेबर से अगर वर्क करा रहे हैं तो हम कितना पैसा दें, पैसा तो था ही नहीं पहली बात। हम कितनी चीज़ें दें, कितने गेहूँ दें, कितना उसे गुड्स दें, कितना क्या दें, राइट। तो ये वाला जो फ्यूचर पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट होता है। कितनी टॉफ़ीज़, कितनी चॉकलेट्स दें जिससे वो जो काम किया है वो फुलफिल, उसका वो पूरा हमने पेमेंट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट होता था बार्टर सिस्टम के अंदर। आई होप आपको लिमिटेशन अच्छे से समझ आई होगी, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी की 4 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट इज फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडेड मनी, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी वो मनी होती है जिसमें जो कौन इशू करता है, बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो मनी जो कि गवर्नमेंट की ऑर्डर अथॉरिटी पर इशू होता है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, राइट। तो इसमें सारे जो भी हम यूज़ करते हैं, इसमें सारे कॉइन्स, नोट्स, जो पीपल हमारी कंट्री में लीगली बाउंडेड है कि उन्हें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना है, गवर्नमेंट ने लीगली एक्सेप्टेबल बना रखा है कि सब लोग इसको ही यूज़ करेंगे, ये रुपीज़, ये कॉइन्स यूज़ किए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर इशू किए गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। एग्जाम्पल हो गया हमारे नोट्स एंड कॉइन्स, राइट, जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी मनी। अब फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? ये वो मनी होती है जो कि एक्सेप्ट करते हैं इसको भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट है बिटवीन द पेयर एंड पे। जब पेयर और पे के बीच में, देने वाला और लेने वाले के बीच में जब ट्रस्ट होता है, उसके बिहाफ पर हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। फॉर एग्जाम्पल चेक्स। अब चेक्स के गवर्नमेंट ने तो, गवर्नमेंट के ऑर्डर अथॉरिटी पर तो इश्यू नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। चेक्स को अगर मैंने आपको चेक दिया है, चेक पर अपना साइन करके दिए हैं और अमाउंट लिख कर दिए, तो आप उसका ऐसा मनी यूज़ करोगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाएगा। आप उसको बैंक में जाकर उसको कैश ले लोगे उससे, राइट। तो वो जब हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ट्रस्ट है, पेयर और पे के बीच में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी मनी। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? चेक्स। तो ये है फिड्यूशियरी मनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज में फॉर्म्स ऑफ मनी का पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी मनी होती है? जिसमें इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दे आर इशूड। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें कमोडिटी वैल्यू जो है इक्वल है मनी वैल्यू। अब यहाँ पे कमोडिटी और मनी वैल्यू का मतलब क्या है? कमोडिटी मतलब जिस चीज से, जिस मेटल से वो कॉइन बना है, दैट इज कमोडिटी वैल्यू। और जो उसके ऊपर रुपीज लिखे हैं, सपोज यहाँ पे 10 रुपीज लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? इसकी मनी वैल्यू। और किससे बना है ये? सपोज ये जो कॉइन है, ये सपोज अब जैसे हम देख सकते हैं, ये ब्रास से बना है, अलॉय मेटल से बना है, फिर ब्रास से मिलते हैं, इसमें अलॉय मेटल से बना है। अब ये जो अलॉय मेटल है, ये क्या है? इसका कमोडिटी की, इस कमोडिटी से बना है। अब वो जो अलॉय की जो वैल्यू है वो इक्वल है, इस कमोडिटी की वैल्यू इक्वल है किसके? मनी वैल्यू के। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड अप ऑफ सिल्वर। जैसे सिल्वर के कॉइन बनते थे जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट इशूइंग। तो उस टाइम पर जो सिल्वर के कॉइन्स बनते थे उस टाइम पर, तो जो सिल्वर की वैल्यू थी, जिस चीज से वो बन रहे हैं, सिल्वर की वैल्यू और जिसके ऊपर लिखे हुए हैं उसकी वैल्यू इक्वल होती थी। और द मार्केट वैल्यू सिल्वर कंटेन इन द कॉइन वाज इक्वल टू ₹1। अपन बोल सकते हैं जो उसके मार्केट वैल्यू जो थी सिल्वर की, अगर हम उसको पिघलवाएंगे जाकर, तो मार्केट में भी ₹1 ही मिलेंगे, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी कितना है? ₹1 है। आज के टाइम में अगर हम सिल्वर के कॉइन हम यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर ₹1 लिखा है, तो आज के टाइम में ये ₹1 वैल्यू होगी? नहीं। अगर हम उसको पिघलवाते हैं जाकर, तो हमें उसको हो सकता है वो ₹100 ₹200 का हो, ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ₹1 लिखा है। तो आप शॉप कीपर के पास जाके बोल सकते हो कि लो आप ये सिल्वर कॉइन लो, ₹1 लिखा है, ₹1 की मेरे टॉफी दे दो। नहीं, आप क्या करोगे? उसको पिघलवाओगे और उसकी मेटल की वैल्यू लोगे, है ना। तो ये चीज़ है फुल बॉडीड मनी में। तो फुल बॉडीड मनी क्या होती है? जिसमें उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, जिस चीज़ से वो बना है, वो इक्वल है किसके? उसकी मनी वैल्यू के, जितने रुपीज़ उसके ऊपर लिखे हुए। तो ये चीज़ होती है कौन सी मनी? फुल बॉडीड मनी। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसकी कमोडिटी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है और सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है और उसके ऊपर जो पैसे लिखे हुए हैं उसकी वैल्यू कम है, तो आप क्या करोगे? उसको पिघलवाओगे जाकर, और उसके जो ₹1 है उसको यूज़ नहीं करोगे, उसके पिघलवाने के बाद जो पैसे बनकर आएंगे उसको यूज़ करोगे। तो ये चीज़ है फुल बॉडीड मनी का। तो फुल बॉडीड मनी बेसिकली क्या है? जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होगी, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। आज के टाइम में हम कौन सी मनी यूज़ करते हैं? क्रेडिट मनी यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फुल बॉडीड मनी चलती थी जिसमें कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती थी मनी वैल्यू के। अगर ऐसा होता तो क्या करते लोग? तब तो इक्वल था, इक्वल में तो फिर भी चलो ₹1 अगर आप पिघलवाते हो, एक सिल्वर के ऊपर ₹1 लिखा हुआ है, और ₹1 अगर पिघलवाते हो, सिल्वर कॉइन है, उसके ऊपर लिखा भी ₹1 है, और अगर आप उसको पिघलवाते हो जाकर, मेल्ट करवाते हो, तो उस सिल्वर की वैल्यू भी ₹1 मिलेगी आपको मेल्ट कराने के बाद। तो इस कंडीशन में तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो कमोडिटी की वैल्यू ज़्यादा है और मनी की वैल्यू कम है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? मेल्ट कराओगे, उसको कमोडिटी की वैल्यू की तरह यूज़ करोगे, उसको जो मनी वैल्यू ₹1 लिखा उसकी तरह यूज़ नहीं करोगे, राइट। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन आज के टाइम में हम कौन सी मनी यूज़ करते हैं? दैट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी है? जिसमें जो कमोडिटी की वैल्यू है वो कम है। ये किससे बना हुआ है? अलॉय मेटल से। अब अलॉय मेटल की जो वैल्यू है वो कम है, और जो इसमें मनी वैल्यू लिखी है वो ज़्यादा है। सपोज ₹10 का कॉइन है, अब ये किससे बना? अलॉय से। अब इस अलॉय का अगर आप मेल्ट करवाते हो तो ये कितने का? ₹5 मिलेंगे मेल्ट कराने के बाद आपको इसके।
मेल्टिंग वाली जो स्टेट है। लेकिन अगर हम उसको एज अ कॉइन यूज़ करते हैं 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो आपको 10 रुपये का वो कॉइन की वैल्यू है। तो हम इस कंडीशन में हम उसको कॉइन की तरह यूज़ करेंगे, मेल्ट ही नहीं कराएंगे, है ना। तो क्रेडिट मनी वही चीज़ है, वो मनी जहाँ पर वैल्यू जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट अ रुपी कॉइन इज मेड इन इंडिया। मेड इंडिया में जो कॉइन बनते हैं उसकी मेटल वैल्यू क्या है, कम ही है उसकी मनी वैल्यू से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको एज अ रुपी कॉइन ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज पीपल क्या करेंगे, अगर वो ज़्यादा हुई तो पीपल उसको मार्केट में जाएंगे और उसको मेटल को कॉइन को मेल्ट कराएंगे और मार्केट में मेटल को सोल्ड करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे, उसको मनी वैल्यू की तरह यूज़ नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा क्रेडिट मनी और फुल बॉडेड मनी, जिसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है, वो दैट इज फुल बॉडेड मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है, जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, जो हम अब यूज़ करते हैं, राइट। तो ये टाइप्स थे इसके मनी के। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें सप्लाई ऑफ मनी आता है डायरेक्ट इसमें से। तो सप्लाई ऑफ मनी एमसीक्यू बोले थे, कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेलिंग में बता चुकी होते क्या है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में मैंने इसको डिस्कस किया था। अगर जिसे नहीं देखा है वो जाकर आप चेक कर सकते हो, राइट। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो कॉन्सेप्ट है जब हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या चीज़ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। तो सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो ये वो स्टॉक ऑफ मनी होती है जो कि लोगों के हाथ में होती है और कंट्री के लोगों के हाथ में होती है। तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये नहीं कि मनी का कितना फ्लो हो रहा है मार्केट में, नहीं। मनी का सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पास कितना स्टॉक ऑफ मनी है, लोगों के पास कितना हाथ में पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा लेकर बैठे हैं, वो क्या है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है, इसमें जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो गवर्नमेंट अपने हाथों में पैसा लेके बैठी है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। वो पैसा जो कि बैंकिंग सिस्टम, हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास है, वो भी पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कौन से पैसे होंगे, विच इज हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के पास है पैसा, कंट्री के लोगों के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये चीज़ याद रखनी है, सप्लाई ऑफ मनी में कौन इंक्लूड नहीं होंगे, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जो बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री के उनके पास जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, ये कौन है, बेसिकली सप्लायर है दोनों, ये सप्लाई कर रहे हैं मनी को। तो ये आएगा हमारे यहाँ पर। तो बेसिकली मनी को सप्लाई कौन करता है, पहला है सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कैसे सप्लाई करते हैं, इशू करते हैं नोट्स एंड कॉइन्स, करेंसी नोट्स को, नॉट कॉइन्स, ये करेंसी नोट्स को इशू करते हैं, इसके थ्रू मनी सप्लाई होती है, राइट। दूसरा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करते हैं, कैसे सप्लायर हुए, क्योंकि ये मनी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, मनी को क्रिएट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस होता है क्रेडिट क्रिएशन का, वो मैं फर्दर बैंकिंग वाले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत अच्छे से, राइट। और अभी भी मैंने इस पर डिस्कस किया गया हुआ है, वीडियोस पे मैंने बहुत अलग से बनाई हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये क्रेडिट क्रिएशन का, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में मैंने इसमें बनाई हुई है, राइट। सो कमर्शियल बैंक क्या कैसे क्रिएट करता है मनी, मींस कमर्शियल बैंक कैसे सप्लाई करता है मनी, ये क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी को क्रिएट करते हैं और वीकेंड से सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है ये भी सप्लायर है। कैसे सप्लायर है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये क्या करती है, नोट्स और 1 रुपये के नोट्स और 1 रुपये के कॉइन को इशू करती है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सप्लायर ऑफ मनी, राइट। तो ये तीनों सप्लायर होते हैं मनी के, तो इस वजह से ये सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मनी की सप्लाई में कौन इंक्लूड होगा, लोगों के पास जो पैसा है एट पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसमें सप्लायर कौन होगा, मनी की डेफिनेशन में डायरेक्ट आती है, राइट। तो इसमें आपको लिखना है कि ये पॉइंट लिखना है पूरा, और ये चीज़ लिख देना कि इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, और सप्लाई कौन करते हैं, ये तीनों सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें छोटा सा टॉपिक आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अगर हम अपनी इस मतलब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ M1 की बात की गई है हमारे सिलेबस में, M2 M3 M4 हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में कितनी मनी सप्लाई है, उसको मेजर करना है, तो उसके 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, दैट इज M1 M2 M3 एंड M4, राइट। M1 का फॉर्मूला होता है C प्लस डी डी प्लस ओ डी, इन सबको प्लस करके हमें पता चलेगा हमारी कंट्री में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना मनी सप्लाई हुआ है। तो C क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के हाथ में पैसा है।
उसमें कुछ भी हो सकता है, कॉइन्स, पेपर नोट्स। डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। जो डिमांड डिपॉजिट है लोगों का कमर्शियल बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट मतलब अपनी डिमांड पर डिपॉजिट कर रहे हैं, अपनी डिमांड पर निकाल रहे हैं। तो वो वाला जो पैसा लोगों का कमर्शियल बैंक के पास है वो किस में आएगा, डीडी पे, वो पैसा इंक्लूड होगा, उसको प्लस करेंगे। प्लस अदर डिपॉजिट्स, कुछ अदर डिपॉजिट होते हैं कि कुछ डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रखे हैं, नबार्ड के पास रखे हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास रखे हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे, अदर डिपॉजिट्स में। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, तो वो उससे क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पर हमारे पास आरबीआई ही आएगा, नॉट नबार्ड होगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई तो हमारा क्या, मनी सप्लायर होगा। तो अदर डिपॉजिट जो हमारे पैसे नबार्ड के पास हैं, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो वो हमारा अदर डिपॉजिट्स में आएगा पैसा। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तब हमारे पास मनी सप्लाई निकल कर आएगी कंट्री की। M2 M3 M4 मैं बता देती हूँ बेसिक है क्या, अदरवाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट में नहीं है, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस समझ लो एक बार। M2 में क्या आता है, M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। M1 तो इंक्लूड होगा, M1 के सारे वो कंपोनेंट्स आएंगे। और जो सेविंग हमारा पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिट है वो इंक्लूड होगा, वो M2 में आएगा। M3 में क्या आएगा, M1 को प्लस करेंगे प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक के पास नेट टाइम डिपॉजिट्स है वो हम इस पर इंक्लूड करेंगे। और M4 में क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का वो हम इंक्लूड करेंगे, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तब हमारे पास M4 निकल कर आएगा। तो ये होता है M2 M3 एंड M4 की बात। अगर हम बात करें M1 एंड M2, ये थोड़ा नैरो मनी है, नैरो कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। और एम ब्रॉड मनी क्या है, M3 एंड M4, ये ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था M1 M2 एंड M3, दैट इज मेजर ऑफ मनी। पूछ लेते हैं आपसे कि मेजर ऑफ मनी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, M1 M2 M3 M4, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हुए। M1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बेसिकली C प्लस डी टी प्लस OD। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ कर जाना है, राइट। तो ये छोटा बेसिक सा चैप्टर था हमारा मनी का। नेक्स्ट मैं अब वीडियो लेकर आऊँगी इसमें बैंकिंग की, राइट। वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहते हैं और डिस्कशन हम करेंगे इसमें बहुत अच्छे डिटेलिंग में। वन शॉट वीडियो वो रहने वाला है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, कोई भी चैप्टर, कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। So stay tuned, thank you, and don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye, see you in the next video.